गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर 4 ठीक है व्यवहार के जैवीय आधार के विषय में समझाने जा रहे हैं, जिसमें अपने फर्स्ट क्वेश्चन लेंगे उत्क्रांतिवादी अभिगम को समझाइए। उत्क्रांतिवादी अभिगम को समझने से पहले अपने क्या समझेंगे, व्यवहार के जैवीय व्यवहार ठीक है आधार के ठीक है प्रस्तावना यानी उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, व्यवहार के जैवीय आधार के बारे में समझेंगे। अब प्रस्तावना में क्या है, मनुष्य सबसे बड़ा क्या है, विकसित ठीक है, मनुष्य के पास ही विकसित मस्तिष्क और मानसिक शक्तियाँ हैं। ठीक है, मनुष्य वही विकसित प्राणी है। ठीक है, उसके पास विकसित मस्तिष्क है, उसके पास शक्तियाँ हैं। ठीक है, जो खड़े होकर चलना, अन्य प्राणियों की अपेक्षा वजन की तुलना में उसका मस्तिष्क का कद बड़ा होता है। ठीक है, अन्य प्राणियों के मस्तिष्क के विविध भागों का विकास, भाषा का उपयोग आदि मनुष्य में विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी वो खड़े होकर चल सकता है। अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसके मस्तिष्क का कद कैसा होता है, बड़ा होता है और उसमें विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, अब अपने क्या आएंगे, उत्क्रांतिवादी अभिगम। ठीक है, तो उत्क्रांतिवादी अभिगम नहीं तो व्यवहार के जैवीय आधार का अभ्यास कौन करता है। ठीक है, तो अभ्यास तो जैव मनोविज्ञान और चेता मनोविज्ञान और शरीरलक्षी मनोविज्ञान, ये क्या है, जटिल व्यवहार है। ठीक है, चेता तंत्र के बीच का संबंध का अध्ययन करते हैं। तो इनका अभ्यास कौन करता है, जैव मनोविज्ञान और चेता मनोविज्ञान में व्यवहार के जैवीय आधार का अध्ययन होता है। अब इसके बाद अपने क्वेश्चन पे आएंगे कि उत्क्रांतिवादी मूलक अभिगम यानी उत्क्रांतिवादी अभिगम के विषय में समझेंगे। तो उत्क्रांतिवादी अभिगम में कैसा है कि पृथ्वी है। ठीक है, तो पृथ्वी पे कद, आकार और व्यवहार में क्या भिन्नता वाले असंख्य सजीव देखने को मिलते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के सजीव देखने को मिलते हैं। पर चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने 1859 में द ओरिजिन ऑफ द स्पाइसीज नामक पुस्तक प्रकाशित की थी, नहीं तो बनाई थी। ठीक है, उसमें क्या था, अत्यंत दीर्घकाल में सजीव अत्यंत अल्पनहिवत परिवर्तन होता है। ठीक है, यानी कैसा होता है कि लंबे समय तक मनुष्य में परिवर्तन कैसा देखने को मिलता है, अल्प मात्रा में देखने को मिलता है। शारीरिक वृद्धि के साथ साथ व्यवहार का भी विकास होता है, यानी मनुष्य का है जो शारीरिक वृद्धि का विकास होता है, उसके साथ साथ व्यवहार का भी विकास देखने को मिलता है। ठीक है, फिर जैसे कोई रोग हुआ, दवा हुई या दुर्घटना के द्वारा मस्तिष्क के कोषों को, ठीक है, मस्तिष्क के कोषों को अगर चोट पहुंचती है, ठीक है, तो ऐसे अगर चोट पहुंचती है तो ऐसे समय में लोगों ने क्या अवलोकन किया है कि उनका व्यवहार है, ठीक है, जैविक आधारों से जानकारी प्राप्त होती है, यानी उनका व्यवहार पर वो असर लगती है, किस तरीके से उनका व्यवहार बदलता है। व्यवहार बदलता है उनके जैविक आधार, तो उनसे उनके क्या जैविक आधार पता चलते हैं। ऐसी घटनाओं में क्या होता है, सामान्य मनोवैज्ञानिक की प्रक्रियाओं का प्रभाव पड़ता है, यानी जैसे उनका विकास वृद्धि सही मात्रा में हो रहा हो, अगर मस्तिष्क के कोषों पर चोट पहुँचती है तो उनके व्यवहार पे असर देखने को मिलती है। व्यवहार पे किस तरीके से, तो उनकी जो प्रक्रिया होती है उन पे प्रभाव देखने को मिलता है। अब व्यक्ति बुद्धि, सीखने की शक्ति, स्मृति तथा व्यक्ति की बुद्धि, सीखने की शक्ति, स्मृति तथा शारीरिक और मानसिक लक्षणों में भिन्नता देखने को मिलते हैं। व्यक्ति के ऐसे विशिष्ट लक्षण, ठीक है, जो ये बुद्धि विशिष्ट लक्षण देखने को मिलते हैं, ऐसे लक्षण मस्तिष्क के व्यवहार और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में आंतरक्रिया का परिणाम देखने को मिलता है। कैसे, यानी इन सब लक्षणों से वो क्या करता है, पर्यावरण के साथ, ठीक है, और सांस्कृतिक वातावरण के साथ अपना क्या करता है, आंतरक्रिया बनाता है, यानी परिवार के साथ जुड़ता है। इसके बाद क्या है, जैसे प्राचीन समय में, ठीक है, प्राचीन समय में क्या था, कार्य के दो विभाजन देखने को मिलते थे। किस तरीके से, जो पुरुष थे, ठीक है, पुरुष प्रधान थे, तो वो लोग क्या करते थे, बाहर के काम करते थे। ठीक है, पुराने समय में क्या था, पुरुष हमेशा दूर दूर के स्थानों पे भोजन लाता था, ठीक है, शिकार करने के लिए जाता था, जबकि स्त्रियां क्या करती थी, बच्चों को बड़ा करती थी, लालन पोषण करती थी, घर का काम करती थी। मनुष्य आवश्यकता अनुसार अलग अलग संस्कृतियों से जुड़ता था और स्त्रियां क्या करती थी, बारीक कामों में कुशल थी। तो अपने पुरुषों को क्या मानते थे, कठोर थे, स्नायु प्रधान थे। ठीक है, और आज प्राचीन समय में कैसा है, आज की स्त्रियां कैसे हर जगह देखने को मिलती हैं, सेना में, चिकित्सक क्षेत्र में, पुलिस के क्षेत्र में,
ठीक है। तो समय के साथ साथ क्या हुआ है, परिवर्तन आता जा रहा है। और जबकि बड़े होटलों में क्या है, पुरुष रसोइयों में सेवा देते हैं, ठीक है, यानी घर के काम में। तो पुरुष और स्त्रियों में क्या हुई है, अलग अलग अभियोगिता देखने को मिली है, उनके व्यवहार में परिवर्तन देखने को मिले गए हैं। तो ये क्या है, वातावरण के साथ जुड़ने से ये कार्य में विविधता देखने को मिलती है, यानी प्रधान कार्य में विविधता देखने को मिलता है, प्राचीन समय में और आधुनिक समय में। इसके बाद अपने क्या देखेंगे, मानव उत्क्रांतिवाद है, ठीक है। तो मानव उत्क्रांतिवाद के उत्क्रांति के कुछ सीमा स्तंभ है, ठीक है। सीमा स्तंभ में सबसे पहले क्या है, द्विपक्षता। तब ये क्या है, ये जो दिखते हैं वो किसके आधार पे है, तो व्यवहार और जैवीय आधार पर उनके जो सीमा स्तंभ देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है, पहला द्विपक्षता। तो द्विपक्षता में क्या होता है, मनुष्य सीधे खड़े होकर चलने की शक्ति उसमें देखने को मिलती है, वो अपने हाथों से काम करता है, ना सीधे चलता है, हाथों से वस्तु पकड़कर अलग अलग वस्तु का उपयोग करता है। तो उससे क्या होता है, आज का मनुष्य कैसा हुआ है, जैसे हिम्मत है, साहस वाला है और अलग अलग संशोधन कर सकता है, ठीक है। यानी अन्य प्राणियों की अपेक्षा उसमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। दूसरा क्या है, मस्तिष्क का विकास, ठीक है। अब मस्तिष्क के विकास में कैसा है, तो मस्तिष्क का विकास, मस्तिष्क का कद, मस्तिष्क के स्नायु, ठीक है, ये कैसे हैं, यानी विकास का निर्देश करते हैं कि मनुष्य का विकास हो रहा है। अब जो बानर का मस्तिष्क होता है, ठीक है, उसकी अपेक्षा, ठीक है, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो 3 से 4 गुना वजन वाला होता है, ठीक है। वानर के मस्तिष्क की अपेक्षा मनुष्य का मस्तिष्क 3 से 4 गुना वजन वाला होता है, यानी हमको जानकारी में प्राप्त होता है मस्तिष्क के विकास में। तो इसके स्वरूप क्या होता है, मनुष्य क्या कर सकता है कि जो जटिल विचार होते हैं, ठीक है, तर्क होते हैं, स्मृति होती हैं, समस्या होती हैं, इन सब का क्या करता है, बोधात्मक शक्ति, ठीक है, इन सब से क्या करता है, इनका निवारण करता है, ऐसी शक्तियाँ उसमें होती हैं, ठीक है, किसके कारण, मस्तिष्क के विकास के कारण। अब तीसरा क्या है, भाषा का विकास। अब भाषा के विकास में क्या है, तो मानव विकास का तीसरा महत्वपूर्ण क्या है, ये सीमा चिन्ह है, ठीक है, तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है, ठीक है। अन्य मनुष्य के साथ ये क्या करता है, आंतर क्रिया करता है, किसमें, भाषा के विकास में। भाषा का विकास होगा तो वो दूसरे मनुष्य के साथ बात कर पाएगा ना, अपनी बात कह सकेगा ना, तो अन्य भाषा के साथ आंतर क्रिया करता है, ठीक है। और सांस्कृतिक विकास का आधार स्तंभ है, ठीक है, जिससे सांस्कृतिक का विकास होता है और आधार उत्पन्न होता है। ये क्या है, भाषा विकास, ये क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम है, किसके, मनुष्य के बीच जैवीय आधार का, व्यवहार का, एक दूसरे के साथ व्यवहार बनाने का क्या है, महत्वपूर्ण माध्यम है, ठीक है। तो अपने ने सबसे पहले क्या समझा, उत्क्रांति अभिगम का समझाइए, उसमें जो अपने व्यवहार के जैवीय आधार के विषय में समझा है, जिसमें उसका प्रस्तावना है और अभ्यास किस में होता है, ठीक है, जैव वैज्ञानिक और चेता मनोवैज्ञानिक में अभ्यास होता है। और फिर उत्क्रांतिमूलक अभिगम थे, जिसने चार्ल्स डार्विन ने द ऑरिजिन ऑफ द स्पाइसी बुक बनाई है, उसके बारे में समझाया है कि वृद्धि होता है तो दिमाग का विकास होता है, चोर पोस्ती तो व्यवहार में असर देखने को मिलती है, ठीक है, फिर शक्ति पे, स्मृति पे, इन सब पे असर होता है। फिर मानव के उत्क्रांति के सीमा स्तंभ, जिसमें द्विपक्षता, मस्तिष्क का विकास और भाषा का विकास, ये देखा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने आएंगे, जनिन तत्वों और व्यवहार को समझाइए। व्यवहार तो अपने जानते हैं कि एक दूसरे के साथ हम जो भाषा समझते हैं उसे हम व्यवहार कहते हैं, ठीक है। तो व्यवहार में कैसा है, जैसे जन्म से जनिन तत्व और व्यवहार में, तो जन्म के समय बालक माता पिता से विशिष्ट जनिन तत्व या अनुवंश को लेकर आता है, ठीक है, यानी माता पिता के गुण देखने को मिलते हैं, किस में, बच्चों में। तो किससे मिलते हैं, जनिन तत्व से, ठीक है। पूर्वजों से प्राप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण के अध्ययन को प्रजोपति कहा जाता है, ठीक है, यानी अपने पूर्वजों से जो प्राप्त शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लक्षण जो मिलते हैं, जिसका अध्ययन किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रजोपति शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे गर्भधारण होता है, ठीक है, स्त्रियों का गर्भधारण होता है, उस समय क्या होता है, फलित कोष होता है, जो बालक के जीवन का आरंभ है, ठीक है, बालक के जीवन का आरंभ है, तो उसमें क्या होता है, गर्भाशय में विकसित होता है, जिसमें माता के
23 रंगसूत्र होते हैं और पिता के 23 रंगसूत्र होते हैं। ठीक है, अब ये कैसे होते हैं, रंगसूत्र बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, सूक्ष्म कणों में देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जनिन तत्व कहते हैं, जनिन तत्व कहा जाता है। ऐसे प्रत्येक रंगसूत्र को क्या कहा जाता है, जनिन तत्व कहा जाता है। ये जनिन तत्व होते हैं वो बालक के शारीरिक और मानसिक क्या होते हैं, लक्षण देखने को मिलते हैं। अनुवंश यानी वार्षिक के लक्षण उसमें देखने को मिलते हैं। अब क्या आएगा, रंगसूत्र। तो रंगसूत्र में अपने ने बताया कि 23 जोड़ी होती हैं। हमारे शरीर के कोषों में क्या होती है, 23 जोड़ी होती है। तो 23 जोड़ी माता की, 23 जोड़ी पिता की, तो कितने हुए, 46 रंगसूत्र हुए। अब ये रंगसूत्र कैसे होते हैं, तो अगर अपने सूक्ष्म दर्शक यंत्र से देखते हैं ना, तो ये रंगसूत्र कैसे देखे, जैसे 46 रंगसूत्र हैं यानी 23 जोड़ी हैं, वो रंगीन मनके में पिरे हुए लंबी डोरी की तरह दिखते हैं। रंगीन मनके में यानी लंबी सी डोरी में पिरे हुए ऐसे दिखते हैं। और ये रंगसूत्र कैसे अपने जाने जाते थे, तो डीएनए से। ठीक है, डीएनए के बने हुए होते हैं। नहीं तो डीएनए यानी ये 46 रंगसूत्र होते हैं। मुख्य तत्व कैसे होते हैं, डीएनए के, यानी डीएनए के प्रजनन कोष केंद्र के रूप में जाने जाते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है, ये डीएनए के बने होते हैं, भी प्रजनन कोष केंद्र के नाम से जाने जाते हैं, प्रजनन के कोष केंद्र में होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अब ये डीएनए, तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो डीएनए का मुख्य कार्य क्या है, तो क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन, रासायनिक क्रिया करता है। ठीक है, यानी प्रोटीन का रासायनिक क्रिया में काम करता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, तो शारीरिक गठन होता है, शारीरिक क्षमता होती है, बुद्धि तथा अन्य व्यवहारिक लक्षण का नियमन करता है। कौन, डीएनए। ठीक है, प्रोटीन का उत्पादन रासायनिक करता है। ठीक है, शरीर में प्रोटीन का जो उत्पादन होता है उसका रासायनिक कार्य करता है। उससे क्या होता है, शारीरिक प्रक्रिया में तो क्या होता है, शारीरिक गठन देखने को मिलता है, शारीरिक क्षमता देखने को मिलती है, बुद्धि तथा अन्य व्यवहारिक के लक्षण का नियमन करता है, यानी ये सब कार्य देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये प्रजनन कोष में तो अपने कैसे जाएंगे, स्त्री का प्रजनन कोष होता है, उसे हम क्या कहते हैं, स्त्री बीज या अंडकोष कहते हैं। ठीक है, स्त्री के प्रजनन कोष को क्या कहते हैं, स्त्री बीज या अंडकोष। और पुरुष के प्रजनन कोष को क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। ठीक है, अब जो पुरुष का 23वां, ठीक है, जो 23वां शुक्र कोष होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, पुरुष का 23वां रंगसूत्र जो होता है, 23वां रंगसूत्र, अगर वो लंबा X प्रकार का होता है, नहीं तो 1/3 कद भाग का Y आकार का होता है। ठीक है, अगर पुरुष का रंगसूत्र, ठीक है, और स्त्री के रंगसूत्र X आकार के होते, अगर स्त्री का रंगसूत्र X और पुरुष का रंगसूत्र X मिलता है तो किसका जन्म होता है, लड़की का जन्म होता है। और पुरुष का रंगसूत्र स्त्री का रंगसूत्र X और पुरुष का रंगसूत्र Y होता है तो लड़के का जन्म होता है। कैसा होता है, यानी स्त्री के रंगसूत्र XX ही होते हैं। ठीक है, और पुरुष के X और Y, यानी जो सबसे लास्ट होता है वो X और Y होता है। अगर पुरुष का X है तो लड़की का जन्म होगा और अगर Y है तो लड़के का जन्म होगा। ठीक है, तो इसलिए क्या नक्की होता है कि जो बालक की जाति तय होती है, ठीक है, स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, लड़का है या लड़की है, उसके लिए कौन निर्णायक होता है, तो पुरुष का प्रजनन कोष। ठीक है, पुरुष का प्रजनन कोष उसके लिए निर्णायक होता है। ठीक है, ये क्या था, रंगसूत्र था। ठीक है, अब उसके बाद अपने क्या आएंगे, जनिन तत्व के बारे में। ठीक है, तो प्रत्येक रंगसूत्र में हजारों की संख्या में अनुवंश प्राप्त लक्षण होते हैं। ठीक है, यानी प्रत्येक रंगसूत्र में हजारों की संख्या में क्या होते हैं, अनुवंश होते हैं। ठीक है, तो उससे जो प्राप्त लक्षण होते हैं उसका नियंत्रण करता है। तो नियंत्रण जो करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, जनिन तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, जनिन तत्व कहते हैं। ठीक है, तो शारीरिक और मानसिक अनुवंश के वाहक के रूप में जाना जाता है। किसको, जनिन तत्व को। किस तरीके से, शारीरिक और मानसिक लक्षणों के अनुवंश के वाहक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, बालकों को माता पिता के अनुवंश में प्राप्त पूर्ण जनिन तत्व के समूह को, ठीक है, यानी जो बालक है उनमें माता पिता के जो अनुवंश देखने को मिलता है, ठीक है, जो जनिन तत्व देखने को मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, जीनोटाइप। ठीक है, जो उनमें गुण दिखाई देते हैं, किसमें, बच्चों में, माँ बाप के जो गुण दिखाई देते हैं। ठीक है, और जो देखने में, ठीक है, जो देखते हैं,
जो व्यक्ति के द्वारा पहचाना जाता है कि हाँ इसके माता पिता, जैसे शरीर का गठन हुआ, आँखों का रंग हुआ, बाल हुआ, चमड़ी का रंग हुआ, ऐसे लक्षण को क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। जो आंतरिक गुण होते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं, जो अनुवंश में आते हैं, ठीक है। और जो बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, जिनके द्वारा व्यक्ति पहचाना जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि समान अनुवंश है, ठीक है, समान अनुवंश है, माता पिता के समान अनुवंश, यानी काफ़ी अनुवंश बच्चों में आए हुए होने के बावजूद भी उनके व्यवहार में क्या देखने को मिलता है? अंतर देखने को मिलता है। तो ये अंतर क्यों देखने को मिलता है? तो दो कारण है, दो कारणों से ये अंतर देखने को मिलता है। तो पहला कारण क्या है? तो पहला कारण है कि जो जनिन तत्व के अनुवंश जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, तो उनके माता पिता के जो अनुवंश प्राप्त होते हैं उसमें क्या उनके पीढ़ी के भी अनुवंश प्राप्त होते हैं, ठीक है। जैसे पीढ़ी के अनुवंश माता पिता में आए, माता पिता के अनुवंश बच्चों में आए, तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, यानी वो अंतर के लिए जिम्मेदार है। किसके? पीढ़ी से प्राप्त अनुवंश, ठीक है। और दूसरा कारण क्या है? पर्यावरण, वातावरण, यानी व्यक्ति जहाँ रहता है, जिस वातावरण में रहता है, जिस पर्यावरण में रहता है, वो उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इस तरीके से जनिन तत्व में अंतर देखने को मिलता है। यानी जनिन तत्व और व्यवहार को समझाइए। तो जनिन तत्व व्यवहार को समझने के लिए पहले रंगसूत्र, डीएनए मुख्य कार्य, स्त्री और पुरुष के प्रजनन कोष, ठीक है, फिर जनिन तत्व। तो जनिन तत्व में किसको? जीनोटाइप, फिनोटाइप और अंतर इस तरीके से देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद हम चेता तंत्र के विषय में समझाएंगे ना, केंद्रीय चेता तंत्र के विषय में समझाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। अस्तु।